स्वागत, अभिनंदन और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बधाई। हर विद्यार्थी विद्यालय एवं घर में बहुत पढ़ता है, कमर तोड़ मेहनत करता है, परीक्षा में भी बहुत कुछ लिखता है, पूरी उत्तर पुस्तिका भर देता है, किंतु अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन हटने के बाद बोर्ड की स्थगित परीक्षाओं का आयोजन होगा। तत्पश्चात नए सत्र का शुभारंभ। इस बीच ग्रीष्मावकाश भी होंगे। आप घर में हैं, घर में रहें, अपना एवं अपने परिजनों का ध्यान रखें। स्माइल के तहत डिजिटल लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप एवं शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट से तैयारी करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, वीडियो को अधिकाधिक शेयर एवं लाइक करें। मित्रों, आइए जानते हैं अच्छी तैयारी करने पर भी कक्षा 10 में तृतीय भाषा संस्कृत के प्रश्न पत्र को हल करने के बाद उसमें अंक कम क्यों आते हैं। पहले महत्वपूर्ण बात करते हैं। प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही सभी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। फिर जिस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं उसको भी भली प्रकारेण पढ़ना चाहिए, किंतु बहुत कम विद्यार्थी ऐसा करते हैं। अधिकांश विद्यार्थी प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। वे प्रश्न को ठीक से पढ़ते तक नहीं हैं और इस कारण से प्रश्न का ठीक तरीके से उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। संस्कृत के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें गद्यांश और पद्यांश का हिंदी में अनुवाद, और 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें पद्यांश और नाट्यांश का संस्कृत में व्याख्या करने के निर्देश होते हैं, किंतु प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ने के कारण विद्यार्थी प्राय हिंदी अनुवाद के स्थान पर संस्कृत में व्याख्या और संस्कृत में व्याख्या के स्थान पर हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। परिणामतः 0 अंक प्राप्त होते हैं। आइए, पूरा प्रश्न पत्र है, उसे समझते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रथम पंक्ति में लिखा है स्पष्ट अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषया अनुवादम कुरुत। यानी इसमें जो गद्यांश दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करना है। यह पंक्ति नहीं पढ़ करके और सीधा ही गद्यांश देख करके उसका संस्कृत में उत्तर देना, संस्कृत में व्याख्या करना कम अंक प्राप्त होने का या 0 अंक प्राप्त होने का कारण है। इस प्रश्न में 2 विकल्प दिए गए हैं, 2 गद्यांश दिए गए हैं। दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, और जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसके साथ प्रसंग भी लिखेंगे कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है। इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न है इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है अधोलिखितस्य पठित पद्यस्य हिंदी भाषया अनुवादम कृत। ये जो पद्य दिए गए हैं 2 पद्य हैं वैकल्पिक। इन 2 में से आपको एक पद्य का हिंदी में अनुवाद करना है। तीसरा जो प्रश्न है इसमें जो पद्य दिया गया है, श्लोक दिया गया है, उसका स्पष्ट है संस्कृतेन व्याख्याकृत, संस्कृत में व्याख्या करनी है। और चौथा जो प्रश्न है इसमें नाट्यांशस्य संस्कृतेन व्याख्या कार्या, जो नाट्यांश दिया गया है उसकी संस्कृत में व्याख्या करनी है। यहाँ पर विद्यार्थी क्या है, बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्रथम जो पंक्ति है प्रश्न के ठीक आगे जो पंक्ति लिखी गई है अधोलिखितस्य,
अधोलिखितस्य, इसमें ये जो पंक्ति है चारों प्रश्नों में, इसमें स्पष्ट लिखा है कि नीचे जो गद्यांश पद्यांश या नाट्यांश दिया गया है उसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है अथवा संस्कृत में व्याख्या करनी है। किंतु इस पंक्ति को न पढ़ करके सीधा ही उत्तर लिख दिया जाता है और इस कारण से उत्तर गलत हो जाता है और अंक नहीं मिलते हैं विद्यार्थी को। अब जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे या संस्कृत में व्याख्या करेंगे तो उसके साथ प्रसंग भी आवश्यक रूप से लिखना होता है। तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम जब प्रश्न पत्र को हल करें, प्रश्न का उत्तर लिखें, उससे पहले हमें प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि इसमें हिंदी में अनुवाद लिखना है या फिर संस्कृत में व्याख्या करनी है। परीक्षक जब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है तो उस समय प्राय ये देखा गया है कि अधिकांश विद्यार्थी प्रश्न 1 और 2 है उसमें वो संस्कृत में व्याख्या कर देते हैं और 3 और 4 है उसमें हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी यों को पता नहीं होता, इस कारण से वो कर देते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सारे श्लोक जो हैं उनकी हिंदी नहीं आती है, इसलिए जो तीसरे प्रश्न में जो श्लोक दिए गए हैं उनकी हिंदी वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए उनका वो हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। एक कारण ये भी है। ऐसी स्थिति में अंक प्राप्त नहीं होते हैं। प्रश्न में जो निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से ही अगर हम प्रश्न का उत्तर देंगे तभी हमें अंक प्राप्त होंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से ही, उन निर्देशों के अनुसार ही हमें उत्तर लिखना है। अब दूसरा है कि उत्तर कैसे लिखना है, तो ये एक नमूना बताया गया है यहाँ पर। देखिए, इस प्रश्न पत्र में जो दूसरा है प्रश्न है उसका अथवा वाला श्लोक है, उसका हम हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे 2 अथवा। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का नमूना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो मार्जिन दिया गया है उसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम है उसमें ऊपर स्पष्ट लिखा है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। यह जो कॉलम है ये पूरा खाली रहना चाहिए, विद्यार्थियों को इस कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है। और दूसरा जो कॉलम है प्रश्न संख्या, तो यहाँ पर हमें केवल प्रश्न संख्या लिखनी है। विद्यार्थी को चाहिए कि केवल और केवल यही प्रश्न संख्या लिखनी है, और जो पहला कॉलम है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, ये कॉलम पूरा खाली रखना है। कुछ विद्यार्थी प्रश्न को पहले नोट करते हैं और उसके पश्चात उत्तर लिख करके और उत्तर लिखते हैं, इससे समय नष्ट होता है। केवल प्रश्न की संख्या लिख करके उसका उत्तर लिखा जाना चाहिए। शब्द सीमा का भी हमें ध्यान रखना है, जितना आवश्यक है उतना ही लिखना है। अति लघुत्रात्मक अगर प्रश्न है तो 1, 2, 3 पदों में उसका उत्तर होता है। लघुत्रात्मक है उसमें 1 या 2 पंक्तियों में उत्तर होता है, और प्राय समझ नहीं पाने के कारण, अज्ञानता के कारण विद्यार्थी अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की तरह लिख देते हैं, 8 से 10 लाइनों में, पंक्तियों में। और जब अंत में निबंधात्मक प्रश्न हल करते हैं तो उस समय उनके पास समय ही नहीं बचता और वे उतना उत्तर भी नहीं लिख पाते जितना एक अति लघुत्रात्मक किया। तो प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 15 मिनट हमें अतिरिक्त मिलता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, और शब्द सीमा का हमें पूरा ध्यान रखना है। अगर हमने शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखा तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रश्न पत्र पूरा हल नहीं होगा, कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। संस्कृत में ऐसा नहीं है, इसमें समय खूब होता है,
लेकिन अगर हमने प्रश्नों को लिखना शुरू कर दिया तो फिर इसमें भी हमारे पास समय नहीं बचेगा प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए। तो उत्तर कैसे लिखने हैं इस पर चर्चा हो रही थी। अगर हमें दूसरा जो प्रश्न है उसमें जो अथवा में श्लोक दिया है उसका उत्तर लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, प्रश्न संख्या में 2 लिखेंगे, आगे अथवा लिखेंगे और उसके पश्चात प्रसंग और अनुवाद, इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहले लिखेंगे प्रसंग, तो यह श्लोक कहाँ से लिया गया है और इस श्लोक में क्या बताया गया है, अति संक्षेप में हम लिखेंगे। जैसे प्रसंग में लिख दिया प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषितानी पाठ से लिया गया है या उद्धृत है और इसमें बताया गया है कि इच्छा होने पर ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद अनुवाद, अनुवाद में लिखेंगे जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदकर पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला अर्थात सेवापरायण या जिज्ञासु व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। बस इतना सा ही उत्तर लिखना है। लेकिन यह देखा जाता है कि 1 से 1.5 पेज तक इसके उत्तर में, इसका जो उत्तर लिखते हैं उसमें 1 से 1.5 पेज तक विद्यार्थी भर देते हैं, जबकि आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रसंग भी लिखा जाएगा और अनुवाद भी लिखा जाएगा। फिर इसके पश्चात अन्य जो हम प्रश्न करेंगे उन पर भी चर्चा करते जाएंगे साथ साथ में। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न इस तरह से हम हल करेंगे। इसके पश्चात 5वां प्रश्न है, उसको देखेंगे। इसमें 8 वाक्य दिए गए हैं, 8 प्रश्न दिए गए हैं। 5वें प्रश्न में 8 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और ये सारी आपकी जो पुस्तक है स्पंदना, उस पुस्तक में से ही जो 15 पाठ है उनमें से किसी न किसी पाठ में से लिया गया है प्रत्येक प्रश्न। अब यहाँ भी हम प्रश्न का उत्तर 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जो प्रश्नवाचक पद है उसके स्थान पर हम उसका उत्तर लिख दें और अंत में जो प्रश्नवाचक निशान है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, उसको हटा करके पूर्ण विराम लगा दें। जैसे पहला प्रश्न है, जय सुर भारती इति पाठस्य लेखक कह अस्ति, यहाँ कह जो है उसको हटा करके हम श्री राम आचार्य लिख सकते हैं और लिख देंगे और अंत में जो प्रश्नवाचक निशान है उसके स्थान पर पूर्ण विराम लगा देंगे। बाकी पूरी पंक्ति यथावत लिख देंगे। और दूसरा तरीका सीधा है कि 5 को लिख करके और आगे 1 लगा के और श्री राम आचार्य लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा है इयम कस्य अभूमि, तो यहाँ पर कस्य के स्थान पर अविनस्य लिख करके और हम इस तरह से लिख सकते हैं इयम अविनस्य भूमि है और प्रश्नवाचक निशान है उसके स्थान पर पूर्ण विराम लगा देंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि दोनों में से किसी भी तरीके से आप प्रश्न का उत्तर दें, दोनों ही तरीके सही हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, यहाँ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ जो रेखांकित पद है वहाँ पर आपको वो हटा करके वहाँ आप प्रश्नवाचक पद रखें और अंत में जो पूर्ण विराम दिया गया है उसको हटाकर आप प्रश्नवाचक निशान लगा दें, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और एज इट इज यथावत लिख दें, आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे 6ठा है, संस्कारस्य अवसरे आचार्य शिष्यम उपदिशति, संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। तो यहाँ शिष्यम के स्थान पर हम कम लिख देंगे और पूरी पंक्ति यथावत लिख देंगे। अंत में जो पूर्ण विराम है उसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। और या फिर सीधा ही
6 लिख करके कम लिख देंगे, 7वां है उसमें क लिख देंगे, 8वां है उसमें कस्य लिख देंगे, 9वां है उसमें केन लिख देंगे। दोनों तरीके सही हैं। 10वां जो प्रश्न दिया गया है इसमें आपको 2 श्लोक लिखने हैं। ये दोनों श्लोक इस प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों के अतिरिक्त होंगे, यानी इस प्रश्न पत्र में 4 श्लोक आए हैं, दूसरे प्रश्न में 2 और तीसरे प्रश्न में 2, तो इन चारों श्लोकों को छोड़ करके आपको 2 अन्य श्लोक लिखने हैं। अगर परीक्षार्थी विद्यार्थी 10 श्लोक याद कर ले पूरे वर्ष भर में, तो ये 2 श्लोक वह आराम से लिख सकता है। 10 में से माना कि 4 श्लोक जो उसने याद किए हैं वो दूसरे और तीसरे प्रश्न में आ गए, फिर भी उसके पास 6 श्लोक बचेंगे। 6 में से वो 2 श्लोक अच्छी तरीके से लिख सकता है। ध्यान देने योग्य बात यही है कि इस प्रश्न में वो 2 श्लोक होंगे, वे 2 श्लोक होंगे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। प्राय विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं। प्रश्न संख्या 2 और 3 में जो 2 श्लोक आते हैं, 4 श्लोक आते हैं, उनमें से कोई 2 श्लोक उठाकर इस प्रश्न के उत्तर में लिख देते हैं और परिणाम होता है 0 अंक प्राप्त करना। 11वां जो प्रश्न है यह है एक अपठित गद्यांश है। ये हो सकता है पढ़ा हुआ हो। प्राय क्या होता है, कक्षा 6 से 9 तक में जो पाठ होते हैं उनमें से किसी एक पाठ में से एक गद्यांश बना करके और दे दिया जाता है। तो दोनों ही बातें हैं, पढ़ा हुआ भी हो सकता है और अपठित भी हो सकता है, लेकिन कक्षा 10 के लिए वह अपठित है, क्योंकि किसी भी पुस्तक में, संस्कृत की पुस्तक में ये पाठ नहीं, ये गद्यांश नहीं होता है, इसलिए। अब यहाँ पर ये 10 अंकों का प्रश्न होता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग है उसमें इस गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है। उचित जो भी शीर्षक है वो शीर्षक लिखना होता है, लेकिन 95% विद्यार्थी इस शीर्षक नहीं लिखते हैं। केवल दूसरा जो ख है उसमें 5 प्रश्न है, उनका उत्तर लिख देते हैं, और इस कारण से यह 1 अंक सीधा सीधा उन विद्यार्थियों के कम हो जाता है। इसलिए शीर्षक भी लिखना जरूरी है, तभी 1 अंक मिलेगा। जो दूसरा पार्ट है, भाग है ख, उसमें 5 प्रश्न है। उन 5 प्रश्नों के उत्तर आप 1 या 2 पद में होते हैं तो उत्तर लिखेंगे। और जो तीसरा पार्ट है ग, तीसरा भाग है ग, उसमें व्याकरण से संबंधित जानकारी पूछी जाती है। जैसे इसमें एक दे रखा है वर्षा काल है ग्रीष्मांतरम, तो यहाँ आगे पूछा है कर्तृपदम किम अस्ति। यहाँ पर कर्तृपदम क्या है, अर्थात कर्ता कौन है, तो यहाँ वर्षा काल है, कर्ता है, इसलिए यहाँ केवल वर्षा काल ही लिखेंगे हम। और दूसरा है उसमें क्या पूछा है, सर्वनाम पदम किम अस्ति, तो यहाँ सर्वे सर्वनाम पद है, इसलिए सर्वे लिख देंगे। तीसरा है विशेषण पदम किम अस्ति, विशेषण पद क्या है, स्नाता। और चौथा है विशेष्य पदम, यहाँ पर विशेष्य अर्थात वह पद जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो वृक्षा, तो यहाँ पर वृक्षा। ये इस तरह से हमें उत्तर लिखने हैं। 12वां जो प्रश्न है इसमें 2 भाग हैं, दोनों 1-1 अंकों के हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नामापि लिखत, यानी संधि विच्छेद करके और उस संधि का नाम भी लिखना है। तो यथेच्छम ये एक पद दिया गया है, इसकी का संधि विच्छेद करेंगे तो यथा इच्छम, और ये संधि है गुण संधि स्वर संधि, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे यथा प्लस इच्छम, फिर कोमा लगा करके गुण और कोष्टक में स्वर संधि।
प्रेजते, प्र प्लस एजते, ये प्ररूप संधि है, प्ररूप संधि है, स्वर संधि है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। विद्यार्थी क्या करते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं, संधि का नाम नहीं लिखते, या फिर संधि का नाम लिख देते हैं, संधि विच्छेद के जो पद हैं वो नहीं लिखते, इस कारण से उनके अंक प्राप्त नहीं होते हैं। इसी तरह से जो 13वां पद है, 13वां प्रश्न है, इसमें दो अलग अलग पद दिए गए हैं, 2 या 3 दिए जाते हैं, और उन पदों को जोड़ करके आपको क्या करना है, संधि बनानी है, एक शब्द बनाना है, एक पद बनाना है। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा संदेह नामापि लिखत, जो पद दिए गए हैं उनको जोड़ करके संधि बनानी है। जैसे दिक प्लस अम्बर है तो दिगंबर है हो जाएगा, और जशत्व संधि है, व्यंजन संधि है। फिर जो अगला प्रश्न है 14वां, उसमें स्पष्ट लिखा है अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। यहाँ पर जो रेखांकित पद दिए गए हैं वो या तो सामासिक पद हैं और या फिर विग्रह है। तो अगर सामासिक पद है तो आपको विग्रह करके लिखना होगा, और विग्रह दिए हुए हैं तो आपको एक शब्द, एक पद जिसे हम समास कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं, वो लिखना होगा। तो कृष्ण है काके कोटरे वस्ती, तो कृष्ण है काके ये कर्णधारीय समास है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे। इसमें कृष्ण सासो काके, कृष्ण है काके, ये क्रमधारीय समास है, फिर आगे कोमा लगा करके क्रमधारीय समास लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा जो है ये द्वंद्व समास है, धेनुवच है, पनगेच है, ये लिख करके द्वंद्व समास लिखेंगे। और तीसरा है इसमें तत् जनानाम अभाव है वनम आसीत, तो ये अलग दे दिया है, यानी ये विग्रह करके दिया हुआ है। आपको सामासिक पद बनाना है तो इसमें निर्जनम, निर्जन स्थान, अर्थात जहाँ पर जनों का, जनता का भाव होता है, जन का भाव होता है, और ये अविभाव समास है, इसलिए अविभाव समास लिख देंगे। 15वां जो प्रश्न है इसमें अधोलिखित रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च लिखत, यानी विभक्ति लिखनी है, किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और साथ में उस विभक्ति के प्रयोग का कारण भी आपको बताना है। जैसे उदयपुरम परितः जलम अस्ति, उदयपुर के चारों ओर जल ही जल, चारों ओर जल है, तो यहाँ उदयपुरम यह द्वितीय विभक्ति है, और परितः योग के कारण है, परितः के कारण है। जहाँ परितः शब्द आता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति और कोमा लगा के परितः योग से। फिर इसी तरह से आगे है छात्र है विद्यालयात बहिः गच्छति, विद्यालयात पंचमी विभक्ति है और बहिः के कारण से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये प्रश्न हल करेंगे। 16वां जो प्रश्न है, 16वां और 17वां दोनों प्रश्न है वो प्रत्यय से संबंधित है। 16वें में प्रत्यय जोड़ करके एक नया पद बनाना है, नया शब्द बनाना है, जबकि 17वां है उसमें जो शब्द दिया गया है उससे प्रत्यय अलग करना है। तो 9 ठन, इसको जोड़ने से, 9 में ठन जोड़ने से, 9 ठन प्रत्यय जोड़ने से यह नाविक पद बना, तो यहाँ पर नाविक है। और दूसरा सेव में शानच प्रत्यय जोड़ने से सेवमान है, तो ये नए शब्द हैं। इसी तरह से जो 17वां है रागी और देवता, इसमें प्रत्यय जुड़े हुए हैं, तो इनको आपको अलग अलग करके लिखना है कि कौन से प्रत्यय इसमें जुड़े हुए हैं। देवता तो देव प्लस तल, यानी तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है देवता में। फिर 18वां देखिए, इसमें एक मंजूषा दी गई है, इसमें 4 पद दिए गए हैं, तथा कुतः यतः अपि, और नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, उन 3 वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो उन रिक्त स्थानों की पूर्ति मंजूषा में दिए गए शब्दों के आधार पर आपको करनी है। तो सबसे पहले आप मंजूषा में दिए गए शब्द है उनके अर्थों को, उनके अर्थ को, सभी के अर्थ हैं वो अच्छी तरह से जानें,
और उसके पश्चात वाक्य पढ़ करके और कौन सा पद है वहाँ उचित रहेगा, उचित पद से उसकी पूर्ति करेंगे। 19, 20, 21 तीन प्रश्न है। ये वाच्य परिवर्तन से संबंधित है, कृतवाच्य से भाववाच्य, कर्मवाच्य, इस तरह से। तो इसमें जैसे सीता गीतम गायति, तो सीतया गीतम गीयते। इसी तरह से 20वां जो है मया ग्रंथ है पठयते, अहम ग्रंथम पठामि। तो अहम ग्रंथम पठामि ये कृतवाच्य हो गया, और मया ग्रंथ है पठयते ये कर्मवाच्य हो गया। इस तरह से तीनों प्रश्न आपको हल करने हैं। 22वां जो प्रश्न है ये समय घड़ी देख करके और समय लिखना है। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, एक घड़ी में 4 बजे हैं, एक में 7:15 बजे हैं। तो 4 है, इसमें चतुर्वादने लिख देंगे, सायं काले चतुर्वादने, और दूसरा जो है अहम प्रातः सपाद सप्तवादने, ये लिख देंगे। तो वाक्य लिख करके भी हम लिख सकते हैं, या फिर सीधा ही लिख देंगे एक लगा करके। 22:1, 22:1 में चतुर्वादने, 22:2 में सपाद सप्तवादने। 23वां जो प्रश्न है ये वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर हम अहम भोजनेन कृते गृहम गमिष्यामि, यहाँ पर भोजनस्य होगा, तो भोजनेन के स्थान पर हम भोजनस्य करके और पूरे वाक्य को यथावत लिख देंगे, या फिर है केवल भोजनेन बराबर भोजनस्य, इस तरह से लिख देंगे। तो 13वां प्रश्न इस तरह से आपको हल करना है, जो 23वां प्रश्न। और 24वां जो प्रश्न है इसमें पत्र या फिर प्रार्थना पत्र दिया जाता है। इसमें जो 2 विकल्प दिए गए हैं। 24वां जो प्रश्न है इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। पहले में आपको पूरा पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना होता है, और दूसरे में लिखा हुआ होता है, उसमें 8 रिक्त स्थान दिए हुए होते हैं। तो आपको 8 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। जैसे ये विकल्प वाला अगर हम देखें तो, और उस पर मंजूषा दी गई है, मंजूषा में 8 पद 8 शब्द दिए गए हैं। तो उनमें से उचित का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। इसी तरह से 26वां जो प्रश्न है इसमें भी एक संवाद दिया गया है और 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं। मंजूषा में 8 पद दिए गए हैं जिनका आपको चयन करना है, और उचित का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 26वां जो है इसमें 6 हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 4 का संस्कृत में अनुवाद करके आपको लिखना है। 27वां जो प्रश्न दिया गया है इसमें भी ये वैकल्पिक है। 2 विकल्प दिए गए हैं, एक में एक चित्र दिया गया है और 8 पद दिए गए हैं। उन 8 पदों को काम में लेकर आपको इस चित्र का संस्कृत में वर्णन करना है, अथवा में 6 वाक्य दिए गए हैं और कुछ एक शब्द के लिए रिक्त स्थान दिया गया है, और वो शब्द है मंजूषा में दिए गए हैं। मंजूषा में से उचित पदों का चयन कर और वाक्यों की पूर्ति करनी है। 28वां जो प्रश्न है यह कोई एक कथा है जिसको क्रम रहित बना करके यहाँ लिखा गया है। क्रम में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि यथाक्रम जो भी संयोजन है उसको आप लिख देंगे, पहले ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरे स्थान पर ये आएगा, चौथे स्थान पर, या फिर इसको यथावत नोट करके लिख करके और उसके आगे बता देंगे ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा, ये 6 नंबर पर आएगा, इस तरह से है। अब इसके बाद है उत्तर लिखने का दूसरे का तरीका अपन ने देख ही लिया। इसके बाद अगर हम 16वां कर रहे हैं तो 16वां लिखा, फिर 1 2, एक में नाविक है, दूसरे में सेवमान है। फिर अगर हम 24वां हल करते हैं तो या एक तरीका है कि 24वां पूरा जो प्रार्थना पत्र है आप पूरा लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति कर दें, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा इसमें बताया गया है।
पहले में सेवायाम, दूसरे में महोदया, तीसरे में एम, चौथम में भागम, इस तरह से। अब जब परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा तो उस समय जो ये लाल अंक में दिखाए गए हैं इस तरह से अंकन किया जाता है। जैसे दूसरा प्रश्न है, उसमें प्रसंग का 1 अंक निर्धारित किया गया है और ये सही है इसलिए 1 दे दिया। अनुवाद 4 अंक का है तो कुल 5 में से 5 अंक आ गए, 1 + 4 = 5। दूसरा दोनों सही है, 16वें में तो 1 1 है इसलिए 1 + 1 = 2। और 24वां है, इसमें 8 पद सही हैं तो आधा 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 8 बार लिखेंगे और फिर नीचे आधा प्लस आधा प्लस आधा 8 करके बराबर 4। इस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। तो आप जब भी तैयारी करें शुरू संस्कृत विषय की, आप इस तरह से तैयारी करें। पहले आप प्रश्न पत्र को पढ़ें और देखें कि प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की वेबसाइट पर इसका पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ्यक्रम दिया गया है कि कौन कौन सी संधि आएगी, कौन कौन से समास आएंगे, कौन कौन से प्रत्यय आएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंकों का आएगा। पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। उस ब्लूप्रिंट को समझ करके आप तैयारी शुरू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।